हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, और क्योंकि कई दिनों से बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन उस वीडियो के बाद भी आज लगातार मेरे पास कुछ सवाल आ रहे थे। सवाल एपीओ को लेके थे। राजस्थान एपीओ में जो एग्जाम होने वाला है, इसको लेके बहुत सारे सवाल अलग अलग बच्चों के द्वारा पूछे जा रहे थे। कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब और 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक टेंटेटिव डेट कि भैया एग्जाम कब तक हो सकता है, और 3 महीने की स्ट्रेटेजी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि मैंने अभी एमपी एपीओ का जब एग्जाम हुआ था, वो भी लगभग काफी समय के बाद आया था। इससे बड़ा सिलेबस था, लगभग 38 एक्ट थे, मतलब एक्ट तो 32 थे एंड में, लेकिन कुछ एक्ट डिलीट हुए, कुछ जोड़े, तो लगभग लगभग बच्चों को 38 एक्ट पढ़ने पड़े। मैंने वहां पे आपको 38 एक्ट कराए थे, हिंदी भी थी वहां पे, सॉरी वहां पे जीके भी थी, कंप्यूटर भी था, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लगभग अभी हम लोग इंटरव्यू करा के आए हैं इंदौर में अकेडमी की तरफ से, लगभग 150 बच्चों का। तो वही उम्मीद है कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे। और मैं हमेशा आपसे एक चीज कहता हूँ, फ्रेंकली वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हमेशा उस व्यक्ति के साथ आप स्ट्रेटेजी डील करें जिसको उस एग्जाम का अनुभव हो। ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, यूट्यूब में हर व्यक्ति स्ट्रेटेजी बता रहा है। ठीक है, वो बताना देखिए सबका अधिकार है, बात मुझे नहीं करता, लेकिन उस व्यक्ति के साथ स्ट्रेटेजी हमेशा डील करिए या उससे डिस्कस करिए जिससे खुद उस एग्जाम का अनुभव हो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ ऐसे लोग भी एग्जाम में स्ट्रेटेजी बता रहे हैं जिनका खुद एग्जाम, उन्होंने या तो वो एग्जाम को दिया नहीं है या उनको इस एग्जाम का तजुर्बा नहीं है। तो खैर, आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले, अंत तक आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का भी जवाब दूंगा, और विश्वास मानिए यहाँ पे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरी हर वीडियो में आप देखते हो कि मैं आपको कुछ ना कुछ सवालों के जवाब दे के जाता हूं, और आज भी ऐसे कुछ सवाल है, जैसे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं किन पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। पहला, ये देखिएगा, एक तो सिलेबस की बात हो गई। एक तो बच्चों के मन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि सर प्रीलिम्स का सिलेबस तो उन्होंने दे दिया है, सॉरी मेंस का सिलेबस तो दे दिया है, प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं दिया है, क्योंकि अब इसमें क्या किया जाए। दूसरी चीज आपके सामने जो आ रही है बच्चों की, वो है कि सर नेगेटिव मार्किंग का क्या होगा। ठीक है, तीसरी चीज आ रही है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा प्रीलिम्स का। ठीक है, चौथी चीज एग्जाम होगा कब तक, और लास्ट चीज कि 3 महीने में क्या ये संभव है कि हम एग्जाम की तैयारी कर पाए, और बेस्ट तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम देखने वाले हैं। राजस्थान एपीओ 3 मंथ स्ट्रेटेजी, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सिलेबस क्या हो सकता है प्रीलिम्स मार्क्स का, और एग्जाम कब तक हो सकता है, सारे सवालों का जवाब दूंगा। अंत तक बने रहिएगा एक बार, लेकिन मैसेज करके बता दीजिए कि आप लोग क्लास में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स वो मुझे प्यार देता है, और ये हमेशा नए नए सेशंस लाने का एक बोल सकते हो जिज्ञासा मेरे मन में रहती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आना है, आपके हर सवालों का। हेलो यश, हेलो दिग्विजय, हेलो एदियन, हेलो एमिकस क्यूरे। ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ एक एक करके। पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, एक एक करके सारी चीजें। पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे पहले आपके पास चीज है। देखो हम क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज। आज पहली चीज तो जो डिस्कस होने वाली है, दैट इज अ सिलेबस। सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा। देखिए मेंस का सिलेबस दिया, कभी मैं अभी आपको भी नोटिफिकेशन की तरफ ले जाता हूँ, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा। दूसरा सवाल है आपकी, माइनस मार्किंग का क्या फंडा है, क्या माइनस मार्किंग है या नहीं है, बच्चे इसी में कंफ्यूज है। ठीक है, हेलो वैभव, हेलो शिखा, हेलो प्रियंका। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, एक सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये चीज हो गई। इसके बाद बात है कि 3 महीने की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। चौथी चीज आपको है कि देखिए वो इंपॉर्टेंट है, 3 महीने की स्ट्रेटेजी भी बता दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम को। हाउ, इसे हम कैसे प्रिपेयर करें और किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज आपको कंपेयर कराऊंगा 2015 से। 2015 में लास्ट बार एपीओ का एग्जाम हुआ था, और 2015 से आज 2024 में हो रहा है, लगभग 9 साल का ड्यूरेशन हुआ है। क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, क्या हो सकता है, उन तमाम चीजों के बारे में। हेलो प्रियंका। चलिए, अब देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें आप देखिए, अपने बोर्ड पे आप देख पा रहे होगे। सबसे पहले तो आप देख रहे होगे कि देखिएगा, जो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं वो ये है कि देखिएगा, जो एपीओ 2015 में हुआ था और एपीओ 2024 में भी हो रहा है, लगभग 9 साल के बाद कुछ चीजें कॉमन है। वो चीजें कॉमन है वो क्या है, पहली बात आईपीसी दोनों जगह कॉमन है, दूसरा सीआरपीसी भी कॉमन है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी कॉमन है, एससी एसटी एक्ट भी कॉमन है,
आर्म्स एक्ट भी आपका कॉमन है, राजस्थान एक्साइज एक्ट आपको ये भी कॉमन सब्जेक्ट मिल रहा है, देयर इज अ पॉक्सो एक्ट भी आपको कॉमन मिल रहा है, और राजस्थान पब्लिक एग्जाम एक्ट भी है जो उस समय भी हुआ करता था, एग्जाम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मींस, ये आपको एक्ट उस समय भी थे। लेकिन इसके साथ जो अलग से एक्ट उस समय थी, मैं सारी चीज बताता हूं एग्जाम कब तक होगा, लिए आपका एक क्वेश्चन और यहां पे ऐड कर देते हैं, एग्जाम की टेंटेटिव डेट, ठीक है, मैं वर्ड टेंटेटिव यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी टेंटेटिव में एग्जाम एग्जैक्टली तब बता पाएंगे जब वो नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन कुछ लोगों से बात की है, अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में। हाँ सर, एलिजिबिलिटी सेकंड समझ नहीं आ रहा, मैं सारी चीज समझाता हूँ, बिल्कुल परेशान मत होइए, देखिए मुझे आप 15 या 20 मिनट दीजिए, जब देखिए कोई चीज जल्दी जल्दी में नहीं होती, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, मैं सारी चीज लेके आया हूं आपके लिए, आप मुझे 15 टू 20 मिनट दीजिए, आई विल एंश्योर आपके कोई भी सवालों के जवाब नहीं बचेंगे। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई, अलग अलग वीडियो, मैंने भी वीडियोस देखी, लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों ने वीडियो बनाई, बस ये सिलेबस है, ये नोटिफिकेशन आई, सब कुछ बता के चले गए, लेकिन जो जहां तक जाना चाहिए वहां तक अभी आपको किसी ने नहीं बताया। कोशिश करूंगा एंड तक आपको आपको सवालों को सेटिस्फाई करूं। अब देखिएगा, पिछली बार जो एक्ट थे वो ये कुछ नए एक्ट थे, जैसे ये एक्ट थे, जैसे फूड सेफ्टी एक्ट था, आरजेएस एनिमल एक्ट था, एनडीपीएस एक्ट था, इसेंशियल कम्युनिटी, पीसीपी एनडीटी और डाउरी प्रोविजन। जो एक्ट इस बार नहीं है, इनकी जगह क्या आ गया है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जेजे एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मींस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, ये वाले एग्जाम इस बार आपको क्या है, सिलेबस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, ये कुछ नए आपको चीजें देखने को मिल गई हैं। अब देखिए आपके एक एक सवालों का जवाब मैं एक एक करके आपको देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, अब देखिए ये जो स्कीम आई है, सबसे पहले स्कीम को देख लेते हैं, फिर आपको स्ट्रेटेजी भी अभी हम डिस्कस करेंगे, आज लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या 3 महीने में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जिससे मैंने बच्चों को पढ़ाया था एमपीएडीपीओ में, और विश्वास मानिए विद इन 3 मंथ्स 38 एक्ट हमने कवर किए थे, इसके साथ 38 एक्टों के साथ साथ, क्योंकि 38 में बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग अभी मैसेज करेंगे सर 32 थे, भैया पहले 28 थे, फिर उसमें से कुछ डिलीट हुए, फिर कुछ जोड़े गए, 10 एक्ट टोटल हो गए थे 32, तो हमने तो सारे पढ़े थे ना, तो मान लीजिए चलो 32 भी आपके लिए बोल देता हूं, फिर जीके भी थी आपकी, और कठिन वाली जीके पीएससी लेवल की, तो वो भी हमने किया था, हमने कंप्यूटर भी किया था, और 3 महीने के बाद केवल किया नहीं था, आप जाके रिजल्ट देखिए, अभी कुछ दिनों पहले लगभग 120 या 150 के आसपास बच्चों के हम लोग ने इंटरव्यूज कराए हैं, शायद आपको कल या परसों से उसकी वीडियोस भी मिलने लगेंगी। चलिए अब बोलता है स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये बात कर रहा है। अब देखिएगा, पहली चीज कुछ की पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं, यहीं से हम की चीजें निकल के आएंगी। पहला, द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एपीओ शैल कंसिस्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन। देखिए ये सबने बताया है कि मेंस नहीं होने वाला है, ये मैं भी आपको बता रहा हूं, मेंस नहीं, सॉरी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कितने फेजेस में एग्जाम होगा, 2 फेजेस में होगा। एक प्रीलिम्स होगा जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स होगा, मतलब जिसमें आपको गोले भरने पड़ेंगे, जिसमें आपके कितने ऑप्शंस आएंगे, 5 ऑप्शंस आएंगे। आगे द प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस नहीं बताया, बोलता है जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 70% वेटेज किसका होगा, लॉ का होगा 70%, और इसके साथ साथ कह रहा है जो 30% वेटेज होगा ये किसका होगा, हिंदी और इंग्लिश का होगा, मतलब हिंदी लॉ का वेटेज कितना परसेंट है, 70% है, और 30% वेटेज किसका है, इंग्लिश और हिंदी का है। इसके बाद द मार्क ऑब्टेन इन द प्रीलिम्स एग्जाम, जो प्रीलिम्स एग्जाम में आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे ये फाइनल सिलेक्शन में आपके काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये केवल किस हिसाब का है, आप कह सकते हो कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंपटीशन टफ हुआ है तो हम अपने आप को भी टफ करेंगे ना, हर जगह कंपटीशन है भैया, कंपटीशन से डरना नहीं है, बल्कि कंपटीशन से लड़ना है, और लड़के एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसके बाद आ जाते हैं, अब क्या था देखिएगा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है, जो ये सिलेबस है ये किसका है, अब यहां पे आप लोग थोड़ा सा देखोगे, मैं एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, ये जो यहाँ पे सिलेबस आपको दिया गया है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, ये जो सिलेबस आपको दिया गया है इट इज अ सिलेबस ऑफ मेंस, देखिए ये लिखा है ना, मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस है, दिस इज अ सिलेबस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, आप देख पा रहे होगे, मैंने बताया, और ये कंसिस्ट करता है फॉलोइंग सब्जेक्ट, ये लॉ करेगा और जीके, सॉरी हिंदी और इंग्लिश को कंसिस्ट करेगा ये। अब मैं ये मार्क्स हटा दीजिए 70 और 30%, यहां पे उन्होंने मेंस के लिए ऑलरेडी लिखा है कि मेंस का जो एग्जाम होगा 300 नंबर का क्या होगा, 300 नंबर का आपका लॉ आएगा, और 100 नंबर का क्या आएगा आपका, 100 नंबर का, मतलब 100 नंबर का क्या आएगा आपका, इंग्लिश और हिंदी आएगा, मतलब मेंस एग्जाम होगा आपका 400 नंबर का, और ये 2 घंटे का होगा लॉ का पेपर,
3 घंटे का, और 2 घंटे का पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का पेपर। अब देखते चलिएगा, ये दो चीज है। ये किसका है? ये मेंस है। देखिए कुछ लोग इसको प्रीलिम्स बता रहे हैं, लेकिन ये मेंस है। आगे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ईच पेपर। अब ये जो मेंस के बारे में बात कर रहा है कि जो ईच पेपर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो कितने चाहिए आपको? 40% चाहिए, और SC ST को कितना है? 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेकंड। जो ये पेपर सेकंड का स्टैंडर्ड होगा, जो ये लैंग्वेज का पेपर का स्टैंडर्ड, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इट शैल बी कंपलसरी। अब भैया व्यक्ति के लिए कंपलसरी है दोनों के दोनों एग्जाम में अपियर करना और दोनों एग्जाम को राइट करना, कोई दिक्कत नहीं है। द लॉ पेपर डिजाइन टू टेस्ट प्रैक्टिस नॉलेज। अब जो लॉ पेपर होगा उसमें क्या होगा भैया? सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे जो नीचे लिखे गए हैं। इसके साथ कहता है कि इसमें क्रिमिनल लॉज और प्रोसीजरल लॉ और चार्ज फ्रेमिंग जो होता है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपसे पूछी जाएंगी। चलिए सर, मेंस एग्जाम में लैंग्वेज का ऐसे भी आएगा, मैं बताता हूं अभी। चलिए थोड़ा सा देखते हैं अभी अपन एक एक चीज है, ठीक है? अभी सब चीज अपन डील करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे द सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम शैल इंक्लूड फॉलो। अब कहता है, देखिए यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होगे, एक चीज आपने देखी होगी। अब उसने ये बताया है कि जो ये एग्जाम का सिलेबस होगा ये दोनों के लिए, देखो ये इसने यहाँ पे कहीं मेंस और प्री नहीं लिखा, ये कहा कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेंस भी मान लीजिए प्री भी, दोनों भी हो गए, तो मतलब सिलेबस तो प्रीलिम्स का भी यही होगा। कुछ लोग इसको गलत वे में पढ़ रहे हैं कि भैया प्रीलिम्स का सिलेबस अलग आएगा। नहीं भैया, प्रीलिम्स का सिलेबस भी यही होगा, मेंस का। मतलब सिलेबस इन द सेंस यही सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CRPC, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल, JJ एक्ट, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज, राजस्थान पब्लिक सर्विस, और ये आपके एक्ट आपके आ गए। चलिए इसके साथ साथ बोलता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों जगह होगी। मतलब ये जो सिलेबस है आपका, ये प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस भी आएगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होगा? समय बस दिक्कत ही है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता पाए कि प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होगा? ये चीज सबको पता है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूं, ये इन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि 70% क्या आएगा? लॉ आएगा प्रीलिम्स में, प्री में। और मेंस और क्या आएगा? 30% क्या आएगा? इंग्लिश और हिंदी आएगी। लेकिन अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि आएगा कितने नंबर का? क्या इस सवाल का जवाब आप दे पाओगे? क्या इस सवाल का जवाब किसी ने आपको दिया? क्या माइनस मार्किंग का जवाब किसी ने दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग एक बार मुझे मैसेज करके बताइए, क्या ये किसी ने दिया? अब 100 मार्क्स कैसे कह रहे हो? क्या आपको पता है 100 मार्क्स ही होगा? मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं। देखिए तुक्का लगाना अलग चीज है मानिक, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं सीरियस नोट पे, क्या ये 70%? किसका 70? 1000 का 70%, 100 का 70%? लेकिन लिखा कहां पे है योगेश? कहां लिखा है? प्रश्न तो यही है। माइनस मार्किंग के बारे में किसने बताया आपको कि माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी? सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, इस पॉइंट को लेके बातें कर रहे हैं। हम भी बात करेंगे, बात हम भी वही करेंगे, लेकिन नहीं दिया है नेगेटिव मार्किंग का, प्रिजम्पशन लगा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। मैं आज आपको बहुत, मैं लगभग लगभग आपको उस पॉइंट तक पहुंचा दूंगा। देखिए एग्जैक्टली तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप नहीं बता सकते, लेकिन विश्वास मानिए 90% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, 100% नहीं, 90% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि इन सवालों का जवाब मैं अगली जो आपको कुछ 5 मिनट के अंदर देने वाला हूं। चलिए अब इसके साथ देखिएगा, एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि इसको लेके थोड़ा सा, इसी को लेकर रायता फैला हुआ है। ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा, देखो ये लिखा है ना, उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा में OMR शीट कैसे होगा भैया? ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा एग्जाम। तो एक तो लिख लीजिएगा, जो जो क्लियर है ऑफलाइन होगा। इसके साथ ईच क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन होंगे। 5 वाला ऑप्शन को आप नन ऑफ दीज कह सकते हो। जब आपको नन ऑफ दीज, आपको आंसर नहीं पता, तो आप 5वां ऑप्शन लगाओगे। यू हैव टू डार्क ओनली 1 सर्किल, आपको एक बबल को भरना होगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। किससे पढ़ना पड़ेगा? ब्लू बॉल पेन से। दूसरा मैंडेटरी होगा, हर क्वेश्चन के हर इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की एक ऑप्शन को मैंडेटरी करना पड़ेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, मतलब आप चाहते हो कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें जो आपका 5th वाला कॉलम है उसे लगा देना है। इफ नन ऑफ द 5, अगर आपने 5 सर्कल फिल नहीं करे, तब आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया। अभी तक जो समझ में आया है,
जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ये मार्केट में र्यूमर फैल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए बाय वर्ड्स। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल, अगर पांचों सर्कल अगर हम नहीं डार्क करते, पांचों में से 1 2 3 4 ऑप्शन के होंगे और पांचवा वाला किसका होगा, हमें अगर कोई वाला हमें अगर क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ना है तो पांचवा कर लीजिएगा। अगर हमने पांचों ऑप्शंस को नहीं लगाया तब आपकी 1/3 करके माइनस मार्किंग होगी। यहां पे माइनस मार्किंग कंडीशनल है, वो उस कंडीशन में है कि अगर आपने पांचों ऑप्शंस को टिक नहीं करे। एक तो जो मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग की मेरी बात को इस बात से आप सहमति मिलती है, या मेरी जो मैंने आपसे बात कही कि माइनस मार्किंग नहीं है, वो एक तो आप यहां से आप इसको उठा सकते हो। मैं इसके साथ साथ अभी आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, अभी एक और पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आप कहोगे कि हाँ सर माइनस मार्किंग नहीं होगी 90%। फिर से मैं वर्ड 90% बोल रहा हूं क्योंकि भैया देखो, नोटिफिकेशन शाहबाज सर को नहीं निकालना है, नोटिफिकेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को निकालना है। लेकिन मैं तो इन तथ्यों पे बात कर रहा हूं। दूसरा, आफ्टर सॉल्विंग पेपर, अगर पेपर आपको सॉल्व कर लिया है तो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, ये निश्चित करना पड़ेगा कि उसने हर क्वेश्चन को क्या किया, डार्क किया बबल्स के साथ, और उसको इस करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगा, मतलब बबल्स भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा का समय मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने ऐसे 10% क्वेश्चन, मतलब समझो 100 क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पे 100 क्वेश्चन थे और आपने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए, जिसमें आपने कोई भी सर्कल नहीं लगाया, पांचों सर्कल में से कोई भी नहीं, एबीसी ऑप्शन भी नहीं लगाया। अगर एबीसी नहीं लगाना तो आपको नॉन अटेम्प्ट छोड़ना था उसको, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो फिर आपको डी ऑप्शन, और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सीधा सीधी बात है। अब चलते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हाँ, अब देखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यहां तक देखो ठीक थे, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई, और वो ये है, चलिए एक और चीज, इसीलिए आप हम पे विश्वास करते हैं और हम इसलिए आपके विश्वासों पे हमेशा खरे उतरते हैं, क्योंकि अब आप जाके कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, फिर बस बोलता हूं 90% आप कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि अब ये होने वाला है। अब ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर है, और ये जो आपको सिलेबस दिया गया ये कब का है, इट इज नॉट अ ईयर दिस ईयर, इट इज अ ईयर ऑफ 2015, ये 2015 का है। अब 2015 का सिलेबस, आप बोलोगे सर 2015 का सिलेबस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2015 का सिलेबस है बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती दिखेंगी। 70-30 अभी देखोगे आप, अब देखिएगा थोड़ा सा, कहता है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, उस समय इंटरव्यू होता था, हम इंटरव्यू वाले कॉलम को भी खत्म कर देते हैं, भैया हमें इंटरव्यू नहीं देखना है। चलिए, पहला कहता है द एग्जामिनेशन स्कोप फॉर रिक्रूटमेंट शेल कंसिस्ट ऑफ, अब यही पॉइंट लिखा है कि वहां पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू की जगह उन्होंने क्या जोड़ दिया है, मेंस। तो मेंस का उन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया है, यस, मेंस तो मेंशन हो गया है। मेंस कैसे मेंशन हुआ है, मेंस आपका मेंशन हुआ है कि 300 नंबर का लॉ आएगा और 100 नंबर में 50 नंबर की इंग्लिश आएगी और 50 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, ये तो मेंशन हो गया। रायता कहां फैला है, हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश में, या प्रीलिम्स में रायता फैला हुआ है। अब देखिएगा सिलेबस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अब देखिए पहला बता दिया कि भैया क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इंटरव्यू होगा, ये 2015 का नोटिफिकेशन बता रहा हूं, भ्रमित मत होइएगा। अब 2015 में इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू होता था, इस बार मेंस हो गया। दूसरा, स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेकंड, लैंग्वेज, वो भैया अब मैंने बताया जो लैंग्वेज का पेपर होगा, सेम पॉइंट यहां पे भी आपको देख रहा होगा, जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का था। क्या यही चीज इस वाली नोटिफिकेशन में आपको नहीं मिली, मुझे बताइए, क्या यही वाली चीज आपको भी 2024 की नोटिफिकेशन में नहीं मिली, मुझे बताइए, आप लोग मैसेज करिए, जस्ट मैसेज, क्या यही चीज सीनियर सेकेंडरी लेवल शब्द आपको 2024 के नोटिफिकेशन में नहीं मिला, बताइए, यस और नो बोलिए, फिर आगे बढ़ता हूं, अभी और चीजों के आंसर मिलेंगे, यहीं से आंसर मिलेंगे। अब आंसर कहीं ना कहीं हमें देखो, कभी कभी आगे की चीजों के लिए हमें पीछे भी जाना पड़ता है। अब दूसरी चीज, अब क्या कहता है, द कॉम्पिटेटिव एग्जाम शैल इंक्लूड, बोलता है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम था उस बार तो क्या किया था, जो प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस था उन्होंने भैया आपको टॉपिक बता दिए थे, पिछली बार तो इतना अच्छा एग्जाम दिया था। अब देखिएगा यहां पे कहता है द पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग कैरिंग नंबर ऑफ मार्क्स, और कहता है भैया जो एग्जाम था वो इस प्रकार से। अब ये जो एग्जाम था ये कौन सा था, प्रीलिम्स एग्जाम की बात थी। अब जो पिछली बार प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, आप देख रहे होगे, लॉ कितने नंबर का था, 150 नंबर का, और जीके और वो क्या थी, इंग्लिश और हिंदी, वो कितने नंबर की थी, 50 की। मेंस तो था ही नहीं, मेंस तो था ही नहीं,
इसलिए उन्होंने मेंस इस बार क्या किया, 400 नंबर का आपको बता दिया कि 400 का होगा। लेकिन ये क्या था, पिछली बार मेंस नहीं था, आप कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइएगा कि मेंस का है ये भैया प्रीलिम्स का, क्योंकि पिछली बार मेंस था ही नहीं, प्रीलिम्स था। तो पिछली बार अगर हम प्रीलिम्स की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है 150 नंबर का लॉ, और हमें मिलती है 50 नंबर की क्या, हिंदी और इंग्लिश। लॉ के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है, और हिंदी और इंग्लिश के लिए हमें मिलता है 2 घंटे का समय। अब एक चीज और दिमाग लगाइए, लॉ के स्टूडेंट हो, दिमाग लगाना जरूरी है। क्या 70-30 का कुछ क्राइटेरिया समझ में आया? 70-30, अब 70-30 बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता है कभी भी। क्या 70-30 का क्राइटेरिया समझ में आया कि 70% का क्या होगा, लॉ होगा, और 30% का क्या होगा जी, इंग्लिश और हिंदी होगा। अब मुझे बताइए मैसेज करके, क्या 70-30% को समझ में आया आपको? जो मैं बार बार जो लोग कह रहे हैं कि 70 का लॉ होगा 30 का, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर हम इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे, अगर एक प्रकार से आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, मोटा मोटा कैलकुलेशन करना है, पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं होगा। 70% मतलब 150 नंबर का अगर लॉ आ रहा है तो एक प्रकार से 70% हो रहा है, और 50 नंबर का अगर क्या आ रहा है, हिंदी इंग्लिश आ रही है, तो ये मोटा मोटा 30% का हो रहा है। क्या 70-30% का आइडिया आपको नहीं मिल गया मेरे सवाल से? मैं सारे जब जो जो और क्वेश्चन है मैं उनके आंसर बाद में दूंगा, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मैं इस बाद में दूंगा। अब मुझे बताइए एक बार, अगर थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ये चीज मजा आई हो कि भैया ऐसा हो सकता है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा, अभी ये इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है, मुझे पता है। एक अलग से नोटिफिकेशन लाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा जब ये फॉर्म वगैरह भर जाएंगे प्रीलिम्स इतने का होगा। लेकिन आप देख रहे होगे इंटरलिंकिंग हुई कि नहीं हुई, कि हमें लगभग लगभग ये चीजें आपको देखने को मिल गई। और मैंने अभी आपसे एक चीज क्या कही थी, क्या माइनस मार्किंग है, मुझे बताइए। अब देखिए पिछली बार का सिलेबस तो गजब था, उन्होंने बता दिया था भैया देखिए क्या है, 50 नंबर का आपका आईपीसी था, 50 का आईपीसी आ रहा था, 50 का प्रोसीजर लॉ था, जिसमें आपका सीआरपीसी और एविडेंस 50 नंबर का था। 50 की आईपीसी, 50 का क्या था पिछली बार, 50 की आईपीसी, 50 का सीआरपीसी और एविडेंस, तो कितने हो गए, 100 नंबर। और 50 में सब माइनर, 50 में जितने माइनर बचे सब माइनर 50 में। तो भैया ऐसा तो इस बार भी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लॉस तो इस बार भी वैसा ही है, 50 नंबर की आईपीसी दे सकते हैं, 50 की सीआरपीसी और एविडेंस दे सकते हैं। पीछे आइए ना, मैंने अभी आपको देखिए एक चीज बताई थी यहाँ। क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता, देखिए पुराने की तरह, अब आइए, क्या इस बार ऐसा नहीं दे सकते हैं कि आपको 50 नंबर का क्या दे दे, 50 नंबर की दे दे आईपीसी? ऐसा हो सकता है, 50 नंबर के ये दोनों एक्ट दे दे, और बाकी जितने एक्ट बचते हैं 50 नंबर के माइनर दे दे। क्या ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसा इस बार भी हो सकता है, वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं, हो सकता है। शायद ये जानकारी, मुझे पूरा विश्वास है, अभी तक आपको किसी ने नहीं दी है। आई एम डैम श्योर। अब बताइए ये जानकारी अभी आपको किसने दी है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बताइए ये जानकारी अभी तक आपके पास ये किसने पहुंचाई कि ऐसा हो सकता है? अब आ जाइए, एक नया सवाल, एक नया जवाब। ठीक है, ये 50 नंबर के हो गए सब कुछ। चलिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी आपको हिंदी इंग्लिश का भी बता देता हूं कि हिंदी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, एक और सवाल, मैंने कहा था कि अगर आप पांचों ऑप्शंस नहीं लगाते तब नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अब मुझे बताइए, अगर हमने पांचों ऑप्शंस लगा दिए, पांचों ऑप्शंस में से कोई ना कोई लगा दिया, तब क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? अब मुझे बताइए आंसर। जैसे ये ऑप्शंस है, ये गोला 1, ठीक है, गोला 1 2 3 4 5, कह रहा पांचों में कोई ना कोई लगा दो, पांचों में कोई ना कोई लगा दो। अगर पांचों नहीं लगाए तब क्या होगा, तब नेगेटिव मार्किंग होगी। ऐसा ही था ना? अभी ये सब प्रिजम्पशन चल रही है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसका मतलब क्या हुआ नेगेटिव मार्किंग? हम नीचे आ जाइए, बड़ा कर देता हूं। अब देखिए, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, प्रीलिम्स होता था, ये प्रीलिम्स की जानकारी है। दूसरा, पेपर वन शेल कंसिस्ट, जो पेपर वन होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर क्वेश्चन एक एक नंबर का। तो 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा यहां पे आपको मिल रहा है। देखिएगा, यहां पे आइए, पिछली बार की बात कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है इस बार भी ऐसी चीज आपको देखने को मिल जाए। तो कहता है पेपर जो आपका फर्स्ट होगा, ये जो लॉ का है, लॉ में आपको मैंने बताया 50 नंबर की आईपीसी, 50 नंबर की सीआरपीसी एविडेंस, और 50 नंबर के अदर सब्जेक्ट। यहां पे कितना हो सकता है, ये बोल रहा है ये हो जाएगा, 3 घंटे में आपको ये करना है, और 2 घंटे में आपको पेपर सेकंड ये लॉ करना है, जीके करना है, ये आपको करने को मिल सकता है। इसके बाद, ठीक है, ये हो गया पेपर 1 एंड 2। इसके बाद कहता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, लेकिन पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी।
अब कितनी थी ये नहीं बताई है, लगभग पिछले बार शायद 0.33 की, जहां तक मैंने अभी पता किया है 0.33 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है? तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसीलिए कह रहा है कोई क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन लगाइए, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो देखिए, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको अंत में जवाब मिलेगा, और आपको शायद जवाब मिला होगा कि इस बार भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। एमपी एडीपीओ में भी नेगेटिव मार्किंग थी, हरियाणा एपीओ में नेगेटिव मार्किंग थी, और यहां भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की एक पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चों। ठीक है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अब एक सवाल आएगा, लॉ में तो भैया पता चल गया, लॉ में तो भैया सब कुछ पढ़ लेंगे, इंग्लिश और हिंदी में क्या पढ़ लें? देखिए, पिछली बार बताया था उन्होंने 25 नंबर की इंग्लिश थी, हिंदी थी, और 25 नंबर की इंग्लिश थी, और क्वेश्चन कितने आ रहे थे? 100 क्वेश्चन आने थे, हो सकता है 0.50 नंबर का। खैर, इस बार जो आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन आप एक चीज ये रख सकते हो कि भैया आना क्या क्या है। अब ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी में पढ़े क्या। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, आना क्या क्या, हिंदी में पढ़े क्या। पढ़ना कहीं से भी पढ़ी है, लेकिन पढ़े क्या? कहता है शब्द रचना, जिसको संधि और संधि विच्छेद, शब्द प्रकार, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम वगैरह, शब्द शुद्धि, ठीक है, व्याकरण कोटि, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, काल, ठीक है, इसके साथ वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, और लोकोक्तियां, ये इसके बाद परिभाषा शब्दवली, ये आपसे यहां पे एक प्रकार से सिलेबस में पूछा जाएगा, ये आपका है। देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊंगा हिंदी में जो हिंदी में एक्सपर्ट है। आप अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं तो मेरे साथ विश्वास मानिए, वो एग्जाम में आपको बिल्कुल उस जगह तक ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे जहां आप जाना चाहते हो। इसके साथ साथ इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और इंग्लिश के टीचर भी बता देता हूं, जैसे टेंस, डिटरमाइंस, फेजेस, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और ये बारीक बारीक इंपॉर्टेंट लीगल टर्म, ये सारी की सारी चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। अब मुझे बताइए, यहां तक आप लोगों को शायद चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार थम्स अप दीजिए, क्योंकि अब हम करेंगे आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखिए, मैं जिस चीज को लेके आता हूं उस चीज को भी खत्म करता हूं। केवल मकसद इतना नहीं था कि मैं आपको यहां तक सिलेबस बता दूंगा, ये तो एक मैं फिर से वर्ड याद करता हूं, फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है मेरी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने साइड से बोलता हूं कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कोई चीज नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ कमीशन। लेकिन अब आप लोगों के सवाल के जवाब थे कि सर तैयारी करें तो करें कैसे, पढ़े तो पढ़े क्या, हिंदी में क्या पढ़ ले, इंग्लिश में क्या कर ले, हिंदी इंग्लिश बहुत बड़ी है और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, आपके ऐसे सवाल आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जवाब देना भी आवश्यक होता है। तो जवाब देने के लिए मैं आया था और मैंने आपको चीजें बताई। आगे आते हैं, अब मैं आपसे बात करता हूं, दो क्वेश्चंस के आंसर बचे हैं। एक तो 3 मंथ में स्लेब आपकी प्रिपरेशन, और दूसरा एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, अगर मैं 3 महीने लिख रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, या मैंने जिनसे बात की उन्होंने मुझे बताया है कि कम से कम 3 महीने अभी आपको एग्जाम में मिलेंगे। अभी 1 महीने तो फॉर्म भरने का है, उसके बाद कम से कम 2 महीने प्रिपरेशन। तो एक अभी जो टेंटेटिव डेट आ रही है वो आ रही है अभी आसपास आ रही है, जुलाई, जुलाई के आसपास, देखिए नियर, जुलाई के नियर ये एग्जाम हो सकता है। अभी आप क्या चल रहे हो, लगभग आप 15 अप्रैल के आसपास पहुंच चुके हो। अप्रैल सॉरी 15 मार्च के पास, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून तक, मतलब आप 15 जून के बाद से ये कब एग्जाम होगा, 3 महीने से अभी आपके पास मोर और लेस आपके पास 3 महीने है। मेरा है कि अभी कम से कम 3 महीने तो आपके पास होने चाहिए, जो मेरा एक अनुमान है कि 3 महीने होने चाहिए। मतलब ये एग्जाम मुझे जून के लास्ट से जुलाई में जाता दिख रहा है। ठीक है, जून के लास्ट या मोर, जो मुझे जानकारी है या जो मुझे पता चला है कि जुलाई के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। आई एम यूजिंग द वर्ड पॉसिबिलिटी। अब भैया 3 महीने आपके पास है, आप कैसे तैयारी करें? देखिएगा, अब तैयारी का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, और ये तरीका जिनको बताया है वो कामयाब भी हुए हैं। आपके पास देखो दो तीन चीज है, एक तो लॉ है, लॉ में आपके पास मेजर सब्जेक्ट है जो आपके हैं 3, यही जान है,
और ज्यादातर क्वेश्चन लगभग लगभग, क्योंकि 150 नंबर में कितना, पिछली बार जब 150 नंबर का प्रीलिम्स हुआ था तो 150 नंबर के प्रीलिम्स में 100 नंबर तो यही पूछ लिया गया था पिछली बार। और फिर आते हैं माइनर एक्ट, जिनको हम इजीली कर सकते हैं। ये बड़े इजी होते हैं भैया, ये बड़े इजी होते हैं, जिनके अगर मेजर सब्जेक्ट क्लियर होते हैं उनको माइनर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी देखो प्रीलिम्स की बात करते हैं, फिर मेंस की बात अलग से बात करेंगे। अभी मानिक प्रीलिम्स की बात तो कर ले, फिर मेंस की अलग बात करेंगे। दूसरा होता है माइनर, और दूसरा टॉपिक जो हमारा बचता है दैट इज अ हिंदी एंड इंग्लिश। ये हमारे पास मोटी मोटी दो तीन चीजें बचती है। अगर इफ यू आर डीलिंग विद मेजर सब्जेक्ट, देखिए 3 महीने हैं आपके पास, तो मैं कहूंगा फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? देखिएगा, इतना तो मुझे पता है कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो तभी इस एग्जाम को दे रहे हो, तो इतना तो आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आती है कि आपको बेसिक तो आती है, और नहीं आती तो भी सीखने का सब है। आप अपना पहला मंथ आईपीसी को दे दो, दूसरा मंथ सीआरपीसी को दे दो, और तीसरा मंथ इंडियन एविडेंस एक्ट को दे दो। 1 महीने में एक मेजर सब्जेक्ट चलाइए, बिल्कुल आपका हौच पौच नहीं होगा। इसके साथ साथ माइनर सब्जेक्ट आपके समझो लगभग लगभग कितने माइनर सब्जेक्ट है, 9 माइनर सब्जेक्ट के आसपास है, 8 माइनर सब्जेक्ट। तो हर महीने इस आईपीसी के साथ 3 माइनर सब्जेक्ट यहां पे डील कर लीजिए, 3 माइनर सब्जेक्ट यहां डील कर लीजिए, 3 माइनर सब्जेक्ट यहां डील कर लीजिए। बहुत अच्छे से समय, लेकिन मेजर पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपका हौच पौच नहीं होगा। आईपीसी पढ़िए, आईपीसी के साथ आप 3 मेजर एक्ट यहां, सीआरपीसी पढ़िए 3 मेजर एक्ट यहां, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़िए 3 मेजर एक्ट। तो ये आपका यहां से हो जाता है लॉ का सिलेबस कंप्लीट। एक साथ रायता मत फैलाइए जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पहले से कंप्लीट है, वो साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नया पढ़ रहे हैं या जिनके सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि एपीओ ऐसे लोग भी भरेंगे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो उतने समय से बहुत समय से स्टडीज में दूर रहे हैं, तो ये चीज। दूसरा, आप अपने साथ हर महीने आप 15 दिन 15-15 डे की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या रोज 2-2 घंटे 2-2 आवर्स की, या तो 2-2 आवर्स अगर आपको लगता है कि 2-2 घंटे देना ठीक रहेगा, 2-2 घंटे दे सकते हैं, या महीने के 15 डेज ऐसे बना लीजिए, हिंदी और इंग्लिश को दीजिए। या अगर आपको ऐसा लगता है कि मिक्सअप नहीं होगा, तो आप 15 दिन हिंदी पढ़िए, 15 दिन इंग्लिश पढ़िए, तो ये तरीका हो सकता है। या सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रोज 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे हिंदी को दीजिए। तो यहां क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, 8 माइनर है, चलो यहां 2 कर लीजिएगा, समय बच जाएगा, यहां 2 कर लीजिए। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, देखो बच्चों, क्या होता है अगर लॉ का एग्जाम है, देखो इस पोर्शन को हर बच्चा जो पढ़ने वाला है वो 90% अच्छे से डील कर लेगा। तो यहां पर आप अगर अच्छे से डील कर रहे हो लॉ को, तो आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे। मैंने एमपी में भी बच्चों से कहा था कि देखिए गफलत में न मत रहिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरा मेरा लॉ बहुत अच्छा है। लोगों ने लॉ में 300 में से 270, 275, 260 नंबर मारे। कट ऑफ तो भैया गई थी, मगर मिला ले तो 450 में तो कट ऑफ तो गई है भैया एग्जाम्स की, 200 के आसपास। लेकिन बच्चा जो सेकंड पोर्शन था, जो जीके का था, वो जीके क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे क्वालिफाइंग था, यहां पे हो सकता है क्वालिफाइंग ना हो। तो मैं आपसे कहूंगा, जो आपकी रैंक बनाएगा, जो आपकी रैंक बनाएगा, वो या जो आपको एग्जाम में आगे क्वालिफाई कराएगा, क्योंकि देखिए केवल प्रीलिम्स की बात नहीं कर, प्रीलिम्स के नंबर तो आप बोलोगे जुड़ेंगे ही नहीं, लेकिन मेंस के नंबर तो जुड़ेंगे। तो भैया मेंस में भी तो हिंदी इंग्लिश है, तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज फोकस इन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको राजस्थान में एपीओ बनना है, तो लॉ तो ठीक है, लॉ पे सारे लोग फोकस करेंगे, लेकिन लॉ के साथ साथ आपका प्राइमरी फोकस, मेन फोकस इस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, क्योंकि यहां बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं चूक करेंगे। 3 महीने बहुत बड़े समय होता है। तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई, और एक चीज आपको और बता देता हूं, थोड़ा सा एक चीज देख लीजिएगा, ये बैच आपके लिए, देखिएगा दिस इज बैच फॉर यू। ये मौका दशक बाद आया है, और एक बहुत, देखिए ये बैच अभी आपको केवल और केवल पूरा एपीओ का बैच जो 3 महीने की ड्यूरेशन का है, आपने कहीं कहीं देखा होगा 20-20 हजार रुपए में बैच मिल रहे हैं। अब देखिएगा, मैं थोड़ी विशेषता बताता हूं, ये बैच आपको केवल 4200 रुपीज में, आज अगर आप ले लेते हो तो 4200 में मिलेगा। अगर आपको ये बैच लेना है तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वो दे सकते हो। अगर नहीं पता तो आप मुझे मैसेज करिए @शाहबाज SHABAZUA। केवल इस चीज के लिए नहीं, इस चीज के लिए बैच लेने के लिए, बैच लेना है तो मैसेज करिए, और अगर मन में कोई क्वायरी है तो भी मुझे मैसेज करिए @शाहबाज में। अब देखिए क्या है, यहां पे आपको देखो सबसे पहले क्या मिल रहा है, केवल 4200 रुपए में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मेजर लॉज मिल रहे हैं, जिसमें आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस,
और ये आठों के आठों आपको माइनर लॉज और लोकल लॉज मिल रहे हैं, ये भी हो गया। और लैंग्वेज पेपर भी। अब हमारे रमेश सर है, ये भैया इंग्लिश के एक्सपर्ट है, 40 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमारे प्रभाकर सर है, हिंदी एक्सपर्ट है, ये लगभग 40 सालों से हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश की हेडेक ले काय को रहे हो? ऐसे व्यक्ति के साथ हिंदी इंग्लिश में जुड़िए जिनको 40-40 साल का अनुभव है, और वो आपको जब अपना अनुभव देंगे तो एग्जाम आपका लिख लेगा ही लिख लेगा। इसके साथ साथ तनसुख सर, हर्षा मैम और आशुतोष सर ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट डील करेंगे। तो भैया इससे अच्छा मौका आपको कब मिलने वाला है? किस चीज का वेट कर रहे हो? मैंने तो आपको बोला @शाहबाज यू पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी जहां पर आप जाके शाहबाज10 कोड यूज करके आपको बैच, ये बैच है ना, ये 5200 के आसपास आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप कोड यूज कर लोगे तो आपको ये 4200 का मिल जाएगा। इससे सस्ता भैया क्या मिलेगा? और सब कुछ मेजर लॉ, माइनर लॉ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, आपको सब कुछ मिल रहा है। इसके साथ साथ 3 मूक भी मिल रहे हैं, डाउट सेशंस भी मिल रहे हैं, तो इसे आप जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ देखिएगा एक और ऑफर, अगर आप जुडिशरी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता भैया उनको यूट्यूब में हम करेंगे कोशिश। अब कितनी कोशिश होती है हम करेंगे। अब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर तैयारी करना चाहता है कॉम्प्रिहेंसिव, तो एक बहुत बड़ा ऑफर, 1 साल में 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, मतलब 56,000 रुपए में, मतलब जो जिस सब्सक्रिप्शन की मतलब 70,000 में 12 महीने का अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें 20% आपको वैसे ही ऑफ मिलेगा, और आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इस समय 56,000 में। अब अगर मंथली भी देखोगे तो आपको 1200-1500 रुपए के आसपास पड़ रहा है सब्सक्रिप्शन, फिर भी वही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 64,000 रुपए का, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन 72,000 का। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना रहे हैं तो यू कैन मैसेज मी देयर इन शाहबाज10, शाहबाज यूए पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। शाहबाज10 अगर सब्सक्रिप्शन लेने की लिंक है आपके पास तो शाहबाज10 कोड यूज कर सकते हो। राजस्थान सीजे का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, एक नया सेशन लेके आऊंगा जिसमें दोनों की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि दोनों को कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है, या तो। और तीसरी चीज देखो, राजस्थान यूए, शाहबाज यूए पे आप मैसेज कर सकते हो, यहां मुझे डायरेक्ट मैसेज हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, शाहबाज10 कोड यूज कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम है, देखिएगा, दिस इज माय टेलीग्राम, शाहबाज सर यूए जुडिशरी। आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर लीजिए। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजी सेशंस आएंगे, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं यूट्यूब में कराऊंगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा रिवीजन, मैं यूट्यूब में करा दूंगा। अब मैं एपीओ बैच में भले नहीं पढ़ा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत कम थे, ऑलरेडी बहुत सारे टीचर थे, इसलिए मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं यूट्यूब में, विश्वास करिए, आपको यूट्यूब में पूरे के पूरे एमसीक्यू कराने की कोशिश करूंगा, जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे अगर आप मुझसे जुड़ते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। केवल एपीओ की नहीं, एपीओ के साथ साथ आरजेएस की भी कराऊंगा, और आप लोग तो बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे, इसके साथ साथ क्या करूंगा, जो भी सब्जेक्ट होंगे उनको बाद में आपको रिवाइज करा दूंगा। लेकिन देखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव बैच जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन तभी मजा आता है जब आपका कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें क्लियर होती है। तो आप @शाहबाज सर यूए जुडिशरी टाइप करिए, या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तीसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलिए, जिससे आपको जानकारी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट और चीज, आज से ही हम शंखनाद करते हैं एपीओ का, एपीओ का, इसीलिए, और आरजीएस का और यूपी का, इसीलिए आज रात 10:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा, हम कराने वाले हैं आईपीसी का मोक। तो आज से मोक चालू हो जाएंगे, रात को 10:30 बजे हम आईपीसी कराएंगे। एक बार जरूर विजिट करें और देखिए भैया कैसे हम लोग आपको फ्री मोक कराते हैं। दिस इज माई फ्री मोक क्लास है, ठीक है, और फ्री मोक क्लास अगर आपको एक्सेस करना है तो शाहबाज10 कोड यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं पता तो इस टेलीग्राम चैनल में आ जाइए, लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे, कोड यूज करोगे शाहबाज10, फ्री टेस्ट लगाओगे, एक बार नहीं हमेशा के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपके हर सवाल का जवाब मैंने आज दिया होगा। जो भी आपके मन में सवाल थे तो एक बार जल्दी से मैसेज करके बताइए, क्या सवालों का जवाब बहुत हद तक मिला? क्योंकि देखिए 100% तो अभी पॉसिबल नहीं है जवाब, रीजन अभी नोटिफिकेशन आएगा पीएससी के द्वारा, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन मित्रों को भी सेशन को भेजें जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सामने ये जवाब है, ठीक है। मैं मेंस के लिए भी गाइड करूंगा, उसके लिए अलग से सेशन लेके आऊंगा मानिक, रीजन क्या है, इसी सेशन में अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा। तो मैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए कि आप कौन सा, देखिए किसी भी बच्चे से कह रहा हूं, आपसे नहीं, सब बच्चों से, अगर कोई बच्चा कोई स्पेशल सेशन चाहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपके लिए अलग से सेशंस भी लेके आऊंगा।
तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।